वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही अलग किस्म की जापानीज ब्लैक कॉमेडी ड्रामा मूवी जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, जिसको ढेरों अवार्ड्स मिले थे, जिसमें ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी शामिल है। कहानी का नाम है डिपार्चर्स। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा को दिखाते हैं। इस बड़े ऑर्केस्ट्रा में दोस्तों एक चेलो प्लेयर है, अपनी कहानी का हीरो, जिसका नाम है डिएगो। म्यूजिक उसका पैशन है यार, और चेलो से उसका खास लगाव है और वो बढ़िया प्ले भी करता है। इस तरह के ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट्स किसी जमाने में बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन आज शायद उतने पॉपुलर नहीं है। इनके परफॉर्मेंस को देखने जो ऑडियंस आती है वो भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कॉन्सर्ट के अंत में इस ऑर्केस्ट्रा का ओनर इनको बता देता है कि अब हम इस बैंड को नहीं चला सकते, हमारा काम घाटे में चल रहा है, बस ये हमारा आखिरी कॉन्सर्ट था। ये सुनकर सारे आर्टिस्ट बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ उनका पैशन है बल्कि उनकी लाइफ है। जिस काम को आप इतने चाव से कर रहे हैं, एक दिन अचानक कोई कह दे कि तुम वो काम नहीं कर सकते, तो यार जाहिर सी बात है उसे एक्सेप्ट करने में हर किसी को दिक्कत होगी। सब टूट जाते हैं बेचारे और दुखी होकर बाहर जाते हैं। डिएगो भी दूसरों की तरह दुखी होता है, लेकिन उसका दुख का एक और कारण है दोस्तों, और वो ये है कि वो जो चेलो प्ले कर रहा था उसे उसने ईएमआई पे लिया हुआ था। काफी महंगा इंस्ट्रूमेंट है, अचानक हाथ से काम चला गया है तो इसकी ईएमआई कैसे चुका पाएगा। इस तरह परेशान होकर घर लौटता है। उसकी वाइफ का नाम है मिका। वो काम से लौटते वक्त ऑक्टोपस खरीद लेती है, बड़ी खुश होती है कि आज ऑक्टोपस को अच्छा सा डिश खिलाऊंगी। पर जब उसको पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया तो वो कैजुअली कहती है, इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है, ये काम नहीं तो ना सही कोई और काम कर लेना। लेकिन डिएगो के लिए ये सब इतना आसान नहीं है यार, क्योंकि वो अपने गांव को छोड़कर यहाँ पर आया था एक म्यूजिशियन बनने के सपने को लेकर। यहाँ उसे और कोई काम भी नहीं मिल रहा था, और जो काम मिल रहा था उसमें वो टिक नहीं पाया। इस तरह बड़ी दुविधा में होता है यार। वो कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, सोचता हूँ कि वापस गाँव चला जाऊँ, वहाँ मेरा अपना घर है, हम पीसफुल भी रहेंगे और छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेंगे। यहाँ शहर में घर का रेंट, ईएमआई वगैरह कैसे मैनेज कर पाएंगे बताओ। पर मिका कहती है, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तो नौकरी कर रही हूँ ना, कुछ दिन मेरी सैलरी से मैनेज हो जाएगा। पर दोस्तों डिएगो को यहाँ रहने का मन ही नहीं है। मिका कहती है कि चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, टेंशन में लिया हुआ कोई भी फैसला सही नहीं होता। वैसे भी मैं जाकर ऑक्टोपस को पकाती हूँ, सब मस्त खाएंगे चलो, और जब दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इस बारे में बात करेंगे। कहकर वो किचन में जाती है, लेकिन चिल्लाने लग जाती है। डिएगो बाहर जाता है तो देखता है कि असल में वो जो ऑक्टोपस खरीद लाई थी ना, वो जिंदा है। ये देखकर इन्हें उसको मार डालने का मन नहीं करता और वो उसको वापस पानी में छोड़ देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस बीच वो मर गया था, लेकिन वो पानी में जा चुका है, इसलिए उसे वापस लाया भी नहीं जा सकता। अब ये देखकर किसी को भी लगेगा कि इसे पानी में वापस छोड़ने के बजाय पकाकर ही खा लेते। लेकिन डिएगो को कुछ और ही लगता है। उसे लगता है कि मैं जो भी कोशिश करता हूँ बिल्कुल उसका उल्टा ही होता है। नौकरी ढूंढी तो ढंग की नौकरी नहीं मिली, ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया तो 2 महीने के अंदर वो भी बंद हो गया। इस पॉइंट पर डिएगो फैसला करता है कि हम वापस गांव चले जाएंगे, बस फाइनल। इस बार मिका भी मना नहीं करती और तुरंत मान जाती है, क्योंकि वो डिएगो का दिल समझ जाती है कि उसको क्या दिक्कतें हो रही है और वो फोर्स नहीं करना चाहती। डिएगो पूछता है, क्या सच में तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। तो मिका कहती है, वो सब मुझ पे छोड़ दो, वहाँ गाँव में कोई काम ले लूंगी मैं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम जो भी फैसला लोगे सही होगा। फिर डिएगो अपना चेलो ले जाकर उसी दुकान में लौटा देता है जहाँ से उसने ईएमआई पे खरीदा था। अगले सीन में दोस्तों डिएगो और मिका डिएगो के गांव में होते हैं। यहाँ डिएगो का घर है और थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी भी। डिएगो की माँ इस घर में रहा करती थी, लेकिन 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। तब भी डिएगो यहाँ पे नहीं आ पाया। कई साल के बाद वो अपने गांव को देख रहा है। डिएगो के पिता का कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब डिएगो छोटा था तब वो डिएगो और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। इसीलिए आज तक डिएगो के मन में अपने पिता के लिए नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों घर के आगे एक चाय की दुकान है जो डिएगो के पिता चलाया करते थे। उनके जाने के बाद माँ यहाँ पर एक बार चलाती थी और उसकी आमदनी से ही उन्होंने डिएगो को पाल पोस कर बड़ा किया था। मिका को ये जगह बहुत ही अच्छी लग जाती है। शहर के शोर शराबे से दूर ये जगह बहुत ही शांति में है, तो वो कोई डिश पकाती है और वो अपना मस्त खाते हैं। और तब वो रियलाइज करते हैं कि यार खाने का स्वाद तो लाजवाब है, और इसकी वजह है यहाँ का साफ और ताजा पानी। डिएगो न्यूज़पेपर में वांटेड कॉलम को चेक करता है। फिलहाल उसको एक नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी चलेगी, क्योंकि उसको अपना परिवार जो चलाना है। एक जॉब वैकेंसी ऐड होता है जिसमें लिखा है कि नो एज लिमिट, नो एक्सपीरियंस नीडेड। कुछ ही घंटों का काम है और अच्छी पगार भी मिलेगी। तो डिएगो पहले सोचता है कि यार ऐसा कौन सा काम है जिसमें ना ही कोई डिग्री है, ना ही कोई एज है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। उस एड में बताऊं क्या लिखा होता है कि हमें डिपार्चर असिस्टेंट की जरूरत है। नाम देखकर डिएगो को लगता है कि ये जरूर कोई ट्रैवल एजेंसी होगी। इस उम्मीद के साथ अगले ही दिन वो उस एजेंसी में पहुंच जाता है और बताता है कि मैं वैकेंसी एड देखकर आया हूं, बताइए। तो वहां पर एक औरत होती है जिसका नाम है यूरिको। वो पहले डिएगो को अंदर बैठाती है और कहती है, थोड़ी देर में एजेंसी के ओनर मिस्टर केन आ जाएंगे। डिएगो को पहले ये जगह बहुत अजीब लगती है, क्योंकि होता ही है यार, आदमी सेंस कर लेता है कि जगह कैसी है। वो यूरिको से पूछता है कि वैसे यहाँ पे काम क्या होता है। तो वो कहती है, क्या आपको बताया नहीं गया कि काम क्या है। डिएगो कहता है, नहीं तो
मुझे लगा कोई ट्रैवल एजेंसी या टूर एजेंसी है। तो इस पर यूरिको स्माइल करती है और कहती है केन आकर तुम्हें सब बता देंगे। थोड़ी देर में दोस्तों केन आ जाता है तो डिएगो उसको अपना रिज्यूमे देता है पहले, लेकिन वो उसको साइड में रखकर पूछता है काम चाहे जो भी हो, क्या तुम उसको पूरी लगन के साथ पूरा दिल लगाकर करने को तैयार हो डिएगो? डिएगो कहता है कि हाँ सर, जान लगा दूंगा मैं। तो केन कहता है कि वेरी गुड, तुम कल से ही काम पे आ जाना। तो डिएगो चौंक कर पूछता है कि बस सर इतना ही था क्या इंटरव्यू? केन कहता है कि बिल्कुल इतना ही। वैसे सर ये तो बताइए काम क्या करना होगा, पगार कितनी मिलेगी? केन 5 उंगलियां दिखाता है। ओ आपका मतलब 5,000 येन राइट सर? केन कहता है नहीं तो फिर 50,000। केन कहता है कि नहीं। अरे सर तो क्या 5 लाख देंगे? वो कहता है कि हाँ। और डिएगो बिल्कुल बौखला जाता है कि बड़े बड़े शहरों में इतनी पगार नहीं मिलती, तो आप किस काम के बदले मुझे 5 लाख देंगे? तब केन बताता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके मृत शरीर को यहाँ के अनुष्ठानों के हिसाब से साफ करना, उसे तैयार करना, फिर उसे ताबूत में रखना होता है ताकि उसकी आखिरी विदाई तरीके से सही हो, बस यही काम है। डिएगो कहता है लेकिन ऐड में तो आपने डिपार्चर असिस्टेंट लिखा था, तो मुझे लगा कोई ट्रैवल एजेंसी होगी, यही सोचकर तो मैं आया था सर। केन कहता है वो पेपर मुझे दिखाओ जरा। डिएगो भी दिखाता है तो उसमें स्पेलिंग करेक्शन करते हुए कहता है कि सॉरी बेटा, वो डिपार्चर नहीं डिपार्टेड था, मतलब आखिरी विदाई करने वाला। ये कहकर वो झट से डिएगो को 5,000 येन एडवांस भी दे देता है। पैसा देखकर डिएगो की बोलती बंद हो जाती है। उसके लिए तो महीने के 5,000 मिल जाते तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन यहाँ तो एडवांस ही 5,000 है और महीने का पगार 5 लाख। तो बस वो अपना मन बना लेता है कि काम जो भी हो, काम तो काम है। ऊपर से उसको भरोसा ही नहीं है कि उसे कोई और नौकरी मिलेगी, इसीलिए वो इस नौकरी के लिए हाँ कर देता है। फिर अच्छा खाना खरीद कर वो घर लेके जाता है। तो मिका पूछती है ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? डिएगो कहता है देखो मुझे नौकरी मिल चुकी है और बॉस ने एडवांस दे दिया है, उसी से खरीदा है। मिका बड़ी खुश होती है दोस्तों कि एक ही दिन में तुम्हें नौकरी मिल गई, गजब है। वो दिखाते हुए कहता है हाँ मिल गई, मेरी काबिलियत। पर मिका बार बार पूछती है कौन सी नौकरी मिली तुम्हें, I mean, करना क्या होगा? यहाँ डिएगो दुविधा में पड़ जाता है कि इसको बताऊं या फिर नहीं, क्योंकि अगर मिका को काम पता चलेगा तो वो जरूर मना करेगी, क्योंकि जापान में पुराने जमाने से मृत शरीर को छोड़ना, उसे साफ करना और मृत्यु से संबंधित क्रियाक्रम काम करने को अपवित्र माना जा रहा था दोस्तों। इसलिए वो सोचता है कि अगर इसको बताया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये भी था कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको समाज में नीचे दर्जे का देखा जाता था। हालांकि उनका ये काम समाज के लिए बहुत जरूरी भी है, फिर भी समाज उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि इस काम की कोई गरिमा ही नहीं है। पर डिएगो ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि तनख्वाह इतनी बढ़िया मिल रही है। वो कहता है कि घर के फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी में काम मिला है मुझे, समझे? फंक्शन मतलब शादियां, बर्थडे वगैरह में, मतलब तुम्हें चलो बजाने का चांस मिला है क्या? हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। मिका को सीधे जवाब देने के बजाय ऐसे ही कोई बहाना करके डिएगो चला जाता है। अगले दिन दोस्तों मिका डिएगो को बड़े प्यार से काम के लिए विदा करती है। उसे बड़ी खुशी होती है कि कहीं जाएगा पार्टी वगैरह में तो वहाँ बजाएगा, पर वो जानती भी नहीं कि वो क्या काम करने जा रहा है। डिएगो भी चला जाता है, काफी नर्वस होता है कि पता नहीं पहले दिन क्या होगा, कहीं मुझे लाश न उठानी पड़ जाए। अब वहाँ पे केन नहीं होता, सिर्फ यूरिको होती है। वो एक शव पेटी को साफ कर रही होती है। तो डिएगो पूछता है ये क्या है? वो कहती है क्या शव पेटी है? डिएगो कहता है मैंने कभी शव पेटी देखी नहीं। तो यूरिको चौंक जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? डिएगो कहता है कि बहुत साल पहले देखी थी जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी, बस इसीलिए मुझे याद नहीं है ज्यादा। इस पर यूरिको कहती है कि फिक्र मत करो, अब तो तुम रोज शव पेटी देखोगे, बस आदत डाल लो इसकी। वैसे फिलहाल तो मौत का सीजन नहीं है, जाड़े के मौसम में हमारा अच्छा खासा बिजनेस चलता है क्योंकि बड़े बुजुर्ग ठंड के हमारे दम तोड़ देते हैं और हमें कई ऑर्डर्स मिलते हैं। दोनों मिलकर इस तरह काम करते हैं दोस्तों। और तब कैन कॉल करके डिएगो को एक जगह बुलाता है। डिएगो डर डर के जाता है क्योंकि उसको लाश, मौत, इन सब चीजों से बड़ी घबराहट होती है। पर वहाँ पर पता चलता है कि केन अपनी एजेंसी के लिए एड शूट कर रहा है जिसमें वो डेमो देगा कि मृत शरीर को वो किस तरह साफ करता है और कैसे तैयार करता है और किस तरह के क्रियाकर्म करके उसे शव पेटी में रखकर फ्यूनरल के लिए भेजा जाता है। डिएगो पूछता है तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? और तब कैन एक औरत को इशारा करता है और वो डिएगो को अलग ले जाती है। फिर अगले सीन में पता चलता है कि डिएगो को एक डायपर पहनाया गया है। असल में इस एड में उसे शव बनना है दोस्तों, और कैन उसकी बॉडी को शव मानकर साफ करके दिखाएगा और दूसरे क्रियाक्रम करके डेमो देगा कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। अब और कोई रास्ता ना पाकर डिएगो भी जाकर लेट जाता है तो केन उसको मृत शरीर बनाकर उसे साफ करने लग जाता है। डिएगो को गुदगुदी होती है और एक पॉइंट पर केन शेव करने जाता है तो गलती से ब्लेड डिएगो के गाल पे लग जाता है और वहां से खून निकलने लग जाता है। तो डिएगो तो बच्चे की तरह जोर जोर से रोता है। जैसे तैसे वो इस एड को खत्म कर देते हैं दोस्तों और डिएगो फिर घर आता है। लेकिन उसके गाल पे पट्टी देखकर मिका पूछती क्या हो गया? वो कहता है अरे कुछ नहीं, वो एजेंसी में बॉस ने शेव करने को कहा था, बस वही करते करते चोट लग गई। मिका कहती कि तुम तो सुबह
सुबह शेव करके गए थे? डिएगो कहता है हाँ गया तो था, लेकिन 2-3 बाल बच गए थे, बस इसीलिए बॉस ने कहा तुरंत शेव करो और मैंने कर डाला। इस तरह दोस्तों रोज कोई ना कोई झूठ बोलना पड़ जाता है डिएगो को। खैर अगले दिन केन डिएगो को एक घर में लेके जाता है जहाँ एक बुजुर्ग औरत का देहांत हो गया है, जो बिल्कुल अकेली रहती है। उसको मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। आज घर से बहुत ही बदबू आने लगी थी, तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर कर दी। अब इनकी एजेंसी का एक आदमी बताता है कि शरीर तो सड़ चुका है, इसलिए ध्यान से हैंडल करना। डिएगो बेचारा थर थर कांपने लगता है। ऊपर से बू इतनी खराब होती है कि डिएगो से सहा नहीं जाता, लेकिन कैन को तो काफी एक्सपीरियंस है दोस्तों, और अभी तक उसे इन चीजों की आदत भी पड़ चुकी है। इसीलिए वो ऊपर कमरे में जाता है जहाँ शरीर पड़ा हुआ है, और फिर उस मृत शरीर के सामने घुटने टेकता है। और यहाँ पे लगता है कि शायद वो एक मृत इंसान को भगवान का दर्जा देता है। डिएगो नाक बंद करके अंदर आता है पहले। दूसरी ओर केन ना ही उस सड़ते हुए शरीर को घिनौना मानता है और ना ही उसे गंदा या अपवित्र मानता है। पहले तो वो कोई पूजा करता है, फिर डिएगो से कहता है कि इनके पैरों को पकड़ो। डिएगो भी पकड़ता है, लेकिन उसे घिन के मारे उल्टी आने वाली होती है। तभी केन झट से उसको डांट देता है कि ऐसे काम करोगे क्या। फिर केन खुद ही उस शरीर को साफ करके तैयार करता है और सारे क्रियाक्रम पूरे कर देता है। लेकिन डिएगो दोस्तों एकदम शॉक में बैठ जाता है। आज के काम के लिए केन डिएगो को पैसे देता है। वो भी जानता है कि इस काम में पहला दिन बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलता डिएगो को। वो कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो एक काम करो, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, मगर पगार में से पैसे नहीं काटूंगा, तुम इसकी चिंता मत करना। अब डिएगो भी पैसे लेकर घर आ जाता है। उसे नहीं लगता कि वो ये काम कभी कर पाएगा ज्यादा। वो बस में घर आता है, लेकिन बस में कुछ लड़कियां उससे दूर जाकर बैठ जाती हैं। ओह, तब वो रियलाइज करता है कि उसके शरीर से बदबू आ रही है दोस्तों। अब वो अगले स्टॉप में उतर जाता है और एक पब्लिक बाथरूम में जाता है, जो कि डिएगो के बचपन का दोस्त जिसका नाम तकीशो है, उसकी माँ चलाती है। उनका नाम है सुयाको दोस्तों। डिएगो पहले तो नहाता है और तभी तकीशो उसको देख लेता है और पूछता है अबे तू वापस कब आया। सुयाको भी डिएगो से बड़े प्यार से बातें करती है, क्योंकि वो उसको तब से जानती है जब वो छोटा था। डिएगो और तकीशो की दोस्ती जितनी पुरानी है ना दोस्तों, उतनी ही पुरानी सुयाको और डिएगो की माँ की दोस्ती थी। वो पूछती है कि अपनी माँ के फ्यूनरल पे भी तुम नहीं आए बेटा, खैर तुम कैसे हो आजकल। तो डिएगो कहता है कि ठीक हूँ आंटी जी, मैं और मेरी वाइफ यहीं पे सेटल होने आए हैं। सुयाको कहती है कि बहुत ही अच्छा किया बेटा, एक दिन अपनी वाइफ को लेके आना हमारे घर पे। डिएगो कहता है ठीक है। और जब वो अपने घर जाता है तो मिका चिकन को कट करके रखती है, जिसको देखकर डिएगो को उल्टी आ जाती है, क्योंकि उस बुजुर्ग औरत की लाश जिसपे कीड़े पड़ चुके थे, वो दृश्य डिएगो के दिमाग से निकल ही नहीं पाता। उस रात तो उसको सच में बताऊं तो नींद ही नहीं आती। अकेला घर जाकर सोचने लग जाता है कि जिस तरह वो बुजुर्ग अकेलेपन में जी रही थी, उसी तरह मेरी माँ भी इस गाँव में जी रही थी। शायद उनकी मौत हुई तभी भी मैं यहाँ पे नहीं आया, आखिरी बार उनका मुंह तक देखना मुझे नसीब नहीं हुआ, बताओ। ये सारी बातें सोच सोच कर डिएगो एक नतीजे पे पहुंच जाता है। अब उसे इस काम में वो घिन महसूस नहीं होती और वो अपने इस काम को पवित्र मानने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया ना, पर अब उसे दूसरों का अंतिम संस्कार करने का मौका मिला है। वो समझ जाता है दोस्तों कि समाज भले ही इस काम को घिनौना समझे, लेकिन उसे इस काम में मन की शांति मिलेगी। डिएगो के घर में एक पुराना चेलो होता है जिसमें एक गोल कंकड़ है, तो वो उसको बजाने लग जाता है। तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो अपने पापा के सामने चेलो बजाया करता था। एक दिन इसी नदी के किनारे डिएगो ने कई तरह के खूबसूरत कंकड़ देखे और उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाकर अपने पापा को दिया था, पर पापा का चेहरा भी उसको अब याद नहीं है। तब पापा ने उसको एक बड़ा कंकड़ दिया था, और ये महज कंकड़ नहीं थे दोस्तों, बल्कि यादें थी जो बाप और बेटे ने एक दूसरे को दे रखी थी। पापा का दिया हुआ कंकड़ डिएगो ने अपने चेलो में रखा था, और अब अगले दिन डिएगो उस नदी के किनारे बैठकर सोच में पड़ जाता है कि एक बहुत नामी चेलो प्लेयर बनने के लिए वो गाँव छोड़कर शहर भागा था। उसे अपने पापा से भी नफरत थी, अपनी माँ की मौत पे भी वो नहीं आ पाया। इस तरह वो सोच रहा होता है और तभी कैन की कार आ जाती है। पूछता है कि क्यों बेटा, थोड़ा काम कर ले। डिएगो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ पे एक औरत की मौत हो गई है। इनके जाने में थोड़ी देरी हो गई थी। उस औरत का पति काफी कड़क लगता है और इनको डांट देता है कि इतनी देर से क्यों आए। ये दोनों उससे माफी मांगते हैं दोस्तों। उस औरत की एक बेटी भी है जो रो रही होती है। सब बहुत दुखी हैं, लेकिन पति एकदम पुतले की तरह बैठा हुआ है, मतलब उसके चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन है ना कुछ। तो कैन अपना काम शुरू करता है। पहले तो उस औरत की बॉडी को साफ करता है, फिर उसको एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाता है। ये कोई बुजुर्ग औरत नहीं है दोस्तों, और कैन सबके सामने ये सब कर रहा होता है। और तो और वो उसको महज एक बेजान शरीर न मानकर उसे पूरा सम्मान भी देता है। उस पर सुगंध वाले कुछ लिक्विड्स लगाकर उसे बिल्कुल ऐसे तैयार करता है जैसे वो एक मरी हुई औरत नहीं बल्कि जीती जागती औरत है जो यहाँ शव पेटी में सो रही है। सभी वैसे बहुत रोते हैं, पर पति अब भी एकदम कड़क चुप रहता है। शव को पेटी में रखा जाता है और उसे बंद करने से पहले पति को आखिरी बार उसको देखने के लिए बुलाया जाता है। जो आदमी दोस्तों अभी तक पुतले की तरह बैठा था और लोगों को लगा कि शायद इसे अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं है, इसलिए वो रो भी नहीं रहा, वो इस पल में फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसके दिल की हालात सिर्फ वही जानता होगा। अब तक शायद उसको एहसास ही नहीं था कि ये उसकी वाइफ है। उसे लगा ये बेजान शरीर है किसी का। पर केन ने उसे जिस तरह तैयार किया, उसके बेजान चेहरे पे जो जान डाली, उसको देखकर बेचारा रो पड़ा कि ये मेरी पत्नी ही है और ये मर चुकी है। हालांकि मरने के बाद भी इसका चेहरा
चेहरा इतना रोशन है जैसे कि वो जिंदा हो, बस सो रही हो ऐसा लग रहा है। जब दिल में ऐसी कश्मकश चले तो इंसान फूट कर रोए, नहीं तो क्या करे। केन और डिएगो सारा क्रियाक्रम करके वहां से निकल रहे होते हैं और तब पति भाग कर आता है और इनसे माफी मांगता है कि लेट आने की वजह से मैंने आपको डांटा, उसके लिए माफ कर दीजिए। वो केन को और पैसे देता है और कहता है कि आपने आज जो किया ना उसके लिए मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अब मरते दम तक मुझे अपनी पत्नी का ये खूबसूरत चेहरा जिसे आपने सजाया था वो याद रहेगा। दोस्तों, पत्नी के मरने का उसे दुख भी है, लेकिन फिर भी केन के काम से उसे सुकून मिला। ये सब देखकर डिएगो का दिल पिघल सा जाता है और वो इस काम की अहमियत और गरिमा को समझ जाता है और फैसला कर लेता है कि ये तो सम्मान का काम है। इसके बाद डिएगो जल्दी काम सीख जाता है और कई सारे मृत लोगों के शरीर को शव पेटी में रखने के लिए तैयार हो जाता है और उनका क्रियाक्रम बढ़िया तरीके से करता है। एक दिन दोस्तों वो मिका को सुयाको से मिलने लेके जाता है। उसने कहा था ना सुयाको ने एक दिन कि मिका को लेके आना घर पर। दोनों आपस में काफी घुल मिल जाती हैं। सुयाको मिका को बताती है कि हम कई सालों से ये पब्लिक बाथरूम चला रहे हैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं और तकीशो इसे मैनेज करते हैं। जब डिएगो छोटा था ना तुम्हारा पति तो यहीं पे आके नहाता था। वो और तकीशो खूब मस्ती करते थे अपने बचपन में और यहीं पे साथ नहाते थे। वैसे डिएगो बहुत ही अच्छा बच्चा था, पर बेचारे के पेरेंट्स हमेशा लड़ते थे। इस वजह से उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। डिएगो टूट गया था बेचारा। छोटी उम्र में पेरेंट्स का बिछड़ जाना किस बच्चे से सहन होगा? किसी से भी नहीं ना। वो यहाँ आकर बाथटब में लेटा लेटा जोर से रोया करता था। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। फिर एक दिन वो गांव छोड़कर भाग गया। मुझे खुशी है कि तुम उससे मिली बेटा, उसका ख्याल रखना। बचपन से बेचारे ने बहुत ठोकरें खाई है। अब इस तरह मिका भी उनकी बातें समझ जाती है दोस्तों, और डिएगो ने जो मुश्किलें सही है वो भी समझ जाती है। डिएगो बाथरूम में नहा रहा होता है और तभी एक बुजुर्ग से मिलता है वो, जिन्हें वो बचपन से जानता था। वो लगभग 50 साल से यहीं पे नहाने आते हैं। कुछ पुरानी बातें शेयर करते हैं दोनों। फिर डिएगो और मिका वहां से निकलते हैं तो बर्फ पड़ने लग जाती है। इस मौसम में एक ड्रिंक हो जाए तो मजा आ जाएगा, ये सोचकर दोनों ही घर जाकर ड्रिंक करते हैं। मिका कहती है कि ये सारे ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स तुम्हारे पापा के थे ना, इन्हें तुम्हारी माँ ने आखिरी तक संभाल के रखा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को बहुत ही मिस करती थी। डिएगो कहता है कि पापा की बात ही मत छेड़ो यार प्लीज, मुझे नफरत है उनसे। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। इसके बाद ये दोनों थोड़े रोमांटिक होते हैं और अगले सीन में डिएगो बाहर सीढ़ियों पे बैठा फोन पे बातें कर रहा होता है। दरअसल यूरिको ने उसे कॉल किया था क्योंकि टाउन के एक होटल में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए उसकी बॉडी को तैयार करके उसका क्रियाक्रम करना है। केन दूसरे शहर गया हुआ है, इसलिए यूरिको ने डिएगो को कॉल किया। वो पूछती है क्या तुम अकेले कर लोगे ना, तो डिएगो थोड़ा नर्वस जरूर होता है लेकिन मान जाता है। फिर मिका को बिना बताए वो तैयार होकर चला जाता है दोस्तों। पर मिका सो नहीं रही थी। वो देख लेती कि डिएगो किसी से बात कर रहा था और अब कहीं जा रहा है। अगले दिन मिका हमेशा की तरह डिएगो को काम के लिए विदा करती है, लेकिन उसको डिएगो पे शक हो जाता है कि कल वो कहाँ गया था। डिएगो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे यूरिको बताती है कल तुमने यार कमाल का काम किया था, पुलिस ने खुद तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, तुम बहुत ही जल्दी काम सीख गए। डिएगो को भी दोस्तों बड़ी खुशी होती है। पूछता है कि वैसे तुम इस एजेंसी में कैसे आई? तब यूरिको बताती है कि मैं दूसरे शहर से यहाँ काम की तलाश में आई थी। यहाँ एक बार में मुझे काम भी मिला था, लेकिन एक दिन उस बार का ओनर चल बसा और उसका क्रियाक्रम करने के लिए मिस्टर कैन आए। और दोस्तों उसके बाद तो बार तो दोबारा खुलने से रहा क्योंकि उसका ओनर मर गया था। इसीलिए यूरिको ने केन से नौकरी मांगी तो केन ने उसे अपने ऑफिस में काम पे रख लिया। और अब यहाँ ये सुनने के बाद डिएगो घर जाता है तो तकीशो को देखता है। वो डिएगो को देखते तकीशो अपनी वाइफ और बच्चे को किसी बहाने की वजह से वहां से भेज देता है, पर डिएगो से अकेले में कहता है कि तुम्हें करने को कोई और नौकरी नहीं मिली थी क्या, जो लाशों को तैयार करने, सजाने और क्रियाक्रम का काम कर रहे हो? उस घिनौने काम को छोड़ दो और कोई ढंग की नौकरी पकड़ो। डिएगो समझ नहीं पाता कि इसे उसके काम के बारे में कैसे पता चला, मतलब तकीशो को। वो घर आता है तो मिका भी गुस्से में बैठी होती है। लगता है दोस्तों उसको भी पता चल चुका है। दरअसल उस दिन केन ने डिएगो को शव बनाकर जो एड शूट किया था ना, वो टीवी पे चल रहा होता है। वही देखकर मिका और तकीशो को डिएगो के काम के बारे में पता चला। मिका बड़ा गुस्सा करती है कि इतने दिन से तुम यही काम करने जाते थे ना, और वो भी मुझसे झूठ बोलकर। प्लीज डिएगो मेरी बात मानो, ये काम छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या ऐसा काम करते हुए? डिएगो कहता है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो पुण्य का काम है। कल को मैं मरूंगा, तुम मरोगी, हम सब मरने वाले हैं, और हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को भी तो कोई इस तरह साफ करके क्रियाक्रम करेगा ना। बोलो सोचो, अगर तब कोई इसको घिनौना और नीच काम समझकर इस काम को करने से इनकार कर दे तो हमारा क्या होगा? हमारी लाशें तो सड़कर पड़ी रहेंगी, कीड़े पड़ जाएंगे उस पे। तो अब मिका कहती है कि इसका ये मतलब तो नहीं कि हम ही वो काम कर लेंगे। इतने दिन यही काम करके तुम मेरे पास सोते थे, ये सोचकर अब मुझे घिन आती है। लेकिन दोस्तों डिएगो को भी गुस्सा आ जाता है कि कैसी बातें कर रही है मिका। तभी मिका कहती है कि तुम्हारी मर्जी के हिसाब से आज तक मैं चलती आ रही थी। तुमने कहा शहर छोड़कर गाँव आ जाओ तो मैं आ गई। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पे रोक टोक नहीं लगाई, हमेशा वही किया जो तुम चाहते थे। लेकिन प्लीज इस बार तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। पर डिएगो नहीं मानता तो मिका कहती ठीक है, करो जो करना है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगी नहीं, अपनी माँ के घर जा रही हूँ, कहकर वो जाने लग जाती है। डिएगो उसका हाथ पैर पकड़कर विनती करता है कि प्लीज मत जाओ, लेकिन वो चिल्लाती है कि छोड़ो मुझे, जब तुम ये घटिया काम छोड़ दोगे तब मुझे लेने
करने के लिए आ जाना, वरना नहीं। बेचारा डिएगो बहुत दुखी हो जाता है कि मिका भी समझ नहीं पा रही है मुझे। मिका अपनी माँ के घर चली जाती है और यहाँ डिएगो अपना काम पूरी लगन से करता है दोस्तों। उसे ये काम करके शांति मिलती है। अब एक दिन की बात है, डिएगो एक जवान लड़की का क्रियाक्रम करने जाता है। दरअसल वो अपने प्रेमी के साथ बाइक पर गई थी और जब एक्सीडेंट हुआ तो मर गई, पर उसका प्रेमी जिंदा बच गया था और वो भी आया होता है। उसे भी थोड़ी चोटें आई होती हैं। उस लड़की के पेरेंट्स लड़के को बहुत ताने मारते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी मर गई। और तब एक रिश्तेदार डिएगो की ओर इशारा करते हुए उस लड़के पे चिल्लाता है कि तुम्हें तो ऐसा ही नीच काम मिले मेरी वजह से। इस तरह वो डिएगो के काम का अपमान करता है। डिएगो को बहुत हर्ट होता है कि ये कैसे लोग हैं जो मरे हुए इंसान के शरीर को इस तरह तैयार भी करना चाहते हैं लेकिन उस काम को नीचा और गंदा मानते हैं। बताओ, डिएगो मायूस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक तो इस काम की वजह से मिका उसको छोड़कर चली गई, ऊपर से आए दिन उसे इस तरह से अपमान झेलना पड़ जाता है। वो सीधे ऑफिस जाकर यूरिको से कहता है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। वो कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो डिएगो, और पैसे भी काफी कमा रहे हो, नौकरी मत छोड़ो। लेकिन वो नहीं मानता, तो वो कहती कि ठीक है, केन ऊपर है, तुम उन्हें खुद बता दो। डिएगो भी जाता है तो केन उसे बड़े प्यार से बैठाता है और खाने को कुछ देता है। उसके पीछे एक फोटो होती है दोस्तों, जिसमें उसकी स्वर्गवासी पत्नी है। केन बताता है कि 9 साल पहले मेरी वाइफ चल बसी, उसकी बॉडी को मैंने साफ किया और उसे शव पेटी में रखकर उसका क्रियाक्रम भी किया। वही थी मेरी शुरुआत। उसके बाद मैंने ये एजेंसी शुरू की। इसे मैं एक बिजनेस नहीं समझता, बल्कि एक सेवा मानकर कर रहा हूँ। पति पत्नी में से जो पहले गुजर जाता है वो खुश नसीब होता है डिएगो, और जो जिंदा बच जाता है ना, उसे दुनिया भर के दुख झेलने पड़ जाते हैं। उस दुख को थोड़ा कम करने में अगर हम कुछ कर सके ना, तो उससे ज्यादा पुण्य का काम कुछ क्या ही हो सकता है बताओ। इसीलिए मैंने ये काम करने का फैसला किया था और मुझे काम करके शांति मिलती है, बस इसीलिए कर रहा हूँ। लोग चाहे कुछ भी कह ले, अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो जरूर इसे करो यार, अगर पसंद ना है तो मत करो, लेकिन हाँ, महज लोगों के तानों से डरकर तुम ये काम मत छोड़ो। डिएगो को लगता है जैसे केन ने उसकी आंखें खोल दी हो। वो इस काम को जारी रखने का फैसला कर लेता है। अगली बार डिएगो केन के सामने एक मृत लड़की को तैयार करता है। डिएगो को बहुत ही निष्ठा से काम करता देखकर केन को खुशी होती है। दरअसल जिसकी मौत हुई है, जन्म से वो लड़का था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो खुद को लड़की महसूस करती है। इसलिए डिएगो उसको एक लड़की की तरह तैयार करता है और आखिर में उसे शव पेटी में रखा जाता है। काम खत्म करके वो जाने वाले होते हैं तो उस लड़की का पिता बहुत रोता है कि जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा खुद को लड़की मानता है तो मैंने उसे मारकर घर से निकाल दिया। कई साल से मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा, लेकिन आखिर में सिर्फ उसकी लाश घर लौटी। पता नहीं इस दुनिया ने मेरे बच्चे पर क्या जुल्म ढाए कि वो मर गया। मेरे हिसाब से वो लड़का था, लेकिन अपने खुद के हिसाब से वो लड़की थी, और आज आप लोगों ने उसको एक लड़की की तरह बहुत ही बढ़िया सजाया। मेरा जी भर गया। ये कहकर वो डिएगो के पैर पे गिर पड़ता है दोस्तों, और यहाँ पे डिएगो रियलाइज करता है कि यार ये काम तो सच में पुण्य वाला है, और ऐसे कई लोग हैं जो इस काम को पुण्य मानते हैं। अगले सीन में डिएगो, केन और यूरिको ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। डिएगो अपना पुराना चेलो ले आ जाता है और इसके पीछे की कहानी को भी बताता है और कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा प्ले कर सकता हूँ, मुझे मेरे पापा ने चेलो बजाना सिखाया था। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पापा हैं कहाँ? कहता है पता नहीं, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है, शायद मर गए होंगे। उसकी बातों से इन्हें साफ पता चलता है कि उसे अपने पापा से कितनी नफरत है। फिर डिएगो चेलो प्ले करता है और उसका म्यूजिक सुनकर केन अपनी वाइफ की याद में खो जाता है। यूरिको की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, शायद उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई दुख जरूर है। और अब धीरे धीरे होता यह है कि डिएगो केन से ज्यादा काम करने लगता है। हर बार उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। धीरे धीरे जिंदगी की असलियत वो समझने लग जाता है। एक दिन सबका अंत होना ही है, लेकिन इस खत्म हो जाने वाली जिंदगी को हम परमानेंट समझकर एक दूसरे से लड़ते हैं, नफरत करते हैं, खुदगर्ज बने फिरते हैं। एक दिन डिएगो काम के बाद घर जाता है ना, तो मिका आई होती है। वो बहुत खुश होती है और बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुनकर डिएगो भी बहुत खुश होता है। मिका कहती है कि कम से कम हमारे बच्चे की खातिर तो तुम ये काम छोड़ ही सकते हो ना प्लीज। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो लोग तुम्हारे काम की वजह से उसको ताने मारेंगे, सोचो हमारा बच्चा कितना इंसल्टेड फील करेगा। इस तरह वो डिएगो को इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करती है। और दोस्तों तभी उसको एक कॉल आता है कि उसके बचपन के फ्रेंड तकिशो की माँ सुयाको चल बसी। ये जानकर दोनों बहुत दुखी होते हैं। अगले सीन में दोनों ही सुयाको के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका बेटा तकिशो भी होता है। केन पहले से वहाँ पे आ चुका था। तकिशो बहुत रो रहा होता है दोस्तों। वो डिएगो को एक नजर देखता है और उसी पल वो रियलाइज कर लेता है कि उस दिन उसने डिएगो के काम को कितना नीचा समझा और उसे नौकरी छोड़ देने को कहा, लेकिन आज उसकी माँ के मृत शरीर को साफ करने और उन्हें तैयार करके शव पेटी में रखने के लिए उसे डिएगो की ही जरूरत पड़ी। सुयाको डिएगो के लिए भी माँ समान थी दोस्तों, और उनके शरीर को शव पेटी में रखने के लिए वो उनकी बॉडी को साफ करके तैयार करता है। इस तरह बॉडी को तैयार करने वाले को मोर्टिशियन कहा जाता है, और उस काम को इस सीन में पूरी तरह दिखाया जाता है दोस्तों। फिर डिएगो ने कपड़े पहनाता है और नए कपड़े पहनाने के बाद वो बहुत ही धीरे से और ध्यान से उनके पुराने कपड़े निकालता है। ये सब कुछ मिका और तकिशो देख रहे होते हैं। इसके बाद डिएगो रीति रिवाज के हिसाब से सुयाको के हाथों को जोड़ कर रखता है। सुयाको हमेशा एक स्कार्फ पहनती थी, डिएगो उसे भी ठीक उसी तरह पहनाता है। और यहाँ पे मिका और तकिशो को दिखाते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि जैसे कि दोनों ही बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि इतने सम्मान के काबिल काम को
दोनों ने घिनौना कहा, उसे नीचा समझा। इंसान होते ही ऐसे हैं यार, हम बड़ी आसानी से ना किसी भी काम को छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा कह देते हैं, लेकिन जब हमें खुद उस काम को करने वाले इंसान की जरूरत पड़ती है ना, तब जाकर हमें उसकी अहमियत समझ में आती है ना दोस्तों। इस बात को मिका और तकीशो दोनों ही रियलाइज कर लेते हैं। फिर सुयाको की बॉडी को शव पेटी में रखा जाता है। सारे रिश्तेदार बहुत रोते हैं। फिर शरीर को इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में ले जाते हैं, जहाँ से सिर्फ सुयाको की राख बाहर निकलती है। और डिएगो सुयाको के पब्लिक बाथरूम में जिस बुजुर्ग आदमी से मिला था, उसकी और सुयाको की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बुजुर्ग यहीं पे काम करता है। वो भी सुयाको की मौत से बहुत दुखी होता है दोस्तों। बाहरी दिल लिए वो सुयाको की शव पेटी को क्रीमेटोरियम के अंदर भेजता है। उसे जलाने के लिए एक बटन दबाना होगा। उसको दबाने से पहले वो कहती है कि मरने के बाद इंसान इस दुनिया से निकलकर शायद किसी दूसरी दुनिया में चले जाते होंगे। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का मैं महज एक द्वारपाल हूँ। मैं सुयाको को बहुत मिस करूंगा। ये कहते हुए वो आखिर उस बटन को दबा देता है। सब बहुत इमोशनल होते हैं यार, पर अब मिका को डियागो के काम पे गर्व महसूस होता है दोस्तों, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ महीने के बाद दिखाते हैं तो डियागो मिका को लेकर उसी नदी के पास आता है जहाँ वो बचपन में अपने परिवार के साथ जाता था। डिएगो कहता है कि देखो, बचपन में मैंने अपने पापा को एक कंकड़ दिया था और बदले में उन्होंने भी मुझे यादगार के तौर पर एक कंकड़ दिया। मैंने उनका दिया हुआ कंकड़ संभाल के रखा हुआ है, लेकिन पापा मुझे छोड़कर चले गए। जरूर उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी, शायद उनकी औलाद भी होगी। एक और डिएगो को पापा से नफरत है दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर प्यार भी है शायद, इसीलिए वो उनको याद कर रहा है। अब एक दिन की बात है, जब डिएगो काम पे गया होता है तो घर पर एक लेटर आता है। मिका उसे पढ़ती है तो पता चलता है कि डिएगो के पापा गुजर गए हैं और डिएगो को उनके फ्यूनरल के लिए बुलाया जाता है। अब मिका डिएगो को फोन करती है, लेकिन फोन तो घर पे छूटा हुआ है उसका। तो मिका ने ऑफिस कॉल करके यूरिको को खबर कर दी थी, और जब यूरिको डिएगो को बताती है कि तुम्हारे पापा गुजर गए, तुम्हें उनके फ्यूनरल में बुलाया गया है, तो डिएगो कहता है कि मैं क्यों जाऊं, वो मेरे कुछ नहीं लगते। इतने में मिका फिर कॉल करती है और डिएगो से कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, हम दोनों जाकर आखिरी बार तुम्हारे पापा को देख आते हैं, चलो। पर डिएगो कहता है कि उनके दूसरे बच्चे भी तो होंगे, वो लोग कर लेंगे सब कुछ, हमें जाने की जरूरत नहीं है। तब मिका बताती है कि अरे तुम्हारे पापा पता है बिल्कुल अकेले थे, उन्होंने ना दूसरी शादी की और ना ही उन्हें कोई और बच्चे हैं। ये सुनकर डिएगो का चेहरा एकदम से बदल जाता है। पापा के लिए उसकी नफरत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो फ्यूनरल में न जाने की जिद करता है और कॉल काट देता है। तब यूरिको बहुत इमोशनल होकर कहती कि प्लीज यार, जाकर अपने पिता को एक बार देखा हो ना। असल में यूरिको का भी एक दुखद पास्ट है दोस्तों। यूरिको किसी से प्यार करती थी और उसने यूरिको से शादी का वादा किया था। उसके जरिए यूरिको को बच्चा भी हुआ था, लेकिन बाद में वो यूरिको को छोड़कर चला गया। उसके बाद यूरिको ने 6 साल तक अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश की, लेकिन तब उसके पास नौकरी नहीं थी और वो अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पाई। इसलिए उसने अपने बच्चे को एक बिन औलाद के कपल को गोद दे दिया। वो कहती है कि आज तक मुझे पछतावा है अपनी औलाद से अलग होने का। तुम्हारे पापा भी जरूर तुम्हें देखने के लिए तरस रहे होंगे बेटा, जाओ एक बार उनके फ्यूनरल में तो जाओ कम से कम। इतने में मिका आ जाती है। डिएगो भी अपनी जिद छोड़ देता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तब केन उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है और अपनी एजेंसी में रखी हुई एक एक्सपेंसिव शव पेटी भी देता है। डिएगो और मिका उसको लेकर केन की गाड़ी से निकल जाते हैं। आखिर डिएगो और मिका पहुंच जाते हैं डिएगो के पापा के घर पे। वहाँ पे एक आदमी होता है जो पापा के आखिरी दिनों में उनकी देखभाल करता था। वो बताता है कि 30 साल पहले तुम्हारी माँ को छोड़कर वो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन वो इतने साल अकेले ही रहे। पर हाँ, वो हमेशा अपने परिवार का जिक्र करते रहते थे, खासकर अपने बेटे का। ये सुनकर अब जाकर डिएगो को लगता है कि शायद मैंने ही पापा को समझने की कोशिश नहीं की, उनसे नफरत करके मैंने गलती कर दी। वो आदमी कहता है कि थोड़ी देर में फ्यूनरल करवाने के लिए कुछ लोग आएंगे, आप लोग जरा इंतजार कीजिए। कुछ देर के बाद फ्यूनरल करने वाली टीम आ जाती है और वो जल्दी से पापा के शरीर को उठाकर शव पेटी में रखने वाले होते हैं। ठीक से क्रियाक्रम भी नहीं करते, तो डिएगो उन पे भड़क जाता है। तो वो कहते हैं कि सुनिए, ये हमारा काम है, हमें अपने ढंग से करने दीजिए, आप थोड़ा साइड हटिए। ये कहकर वो शरीर को झट से उठाने लग जाते हैं। तो डिएगो से रहा नहीं जाता और वो जाकर उनको रोक लेता है और तमिका उनको बताती है कि ये भी यही काम करते हैं। फिर डिएगो खुद ही अपने पापा के शरीर को साफ करता है। पापा का हाथ बंद होता है और डिएगो उसे खोल ही नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से उनकी मुट्ठी खोलता है और उनके हाथ से एक छोटा सा कंकड़ गिरता है। बचपन में डिएगो ने उस नदी के किनारे जो पत्थर उठाकर पापा को दिया था, ये वही पत्थर है दोस्तों। इतने साल से पापा ने डिएगो की याद में इसको संभाल के रखा हुआ था और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने इसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था। ये देखकर डिएगो एकदम से टूटकर बिखर जाता है बेचारा। डिएगो पत्थर मिका को देता है। अब उसे पापा का प्यार समझ में आया दोस्तों कि वो कभी डिएगो को भूले नहीं थे, लेकिन डिएगो इतने साल से पापा के लिए अपने दिल में नफरत लिए घूम रहा था। अपनी गलती रियलाइज करने के बाद डिएगो की आंखों से आंसुओं की नदी बहने लग जाती है। रोते रोते वो अपने पापा की बॉडी को सही तरीके से साफ करता है। आज तक डिएगो को अपने पापा का चेहरा याद नहीं था, लेकिन अब वो उनका चेहरा एकदम से साफ देख पाता है। तब जाकर वो रियलाइज करता है कि उसे पहले ही आकर अपने पापा को देखना चाहिए था। मिका उसे ये सब करता हुआ देखकर समझ जाती
होती है कि उसने ढेरों मृत शरीरों को साफ करके उनका काम किया होगा, लेकिन आज अपने सगे पिता का क्रियाक्रम करते हुए उसके आंसू रुक नहीं रहे। डिएगो को ऐसे लगता है जैसे उसके पापा किसी भी वक्त बस जागते होंगे। तो मिका उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे वो कंकड़ लौटाती है। डिएगो उस कंकड़ को ध्यान से देखता है और फिर उसे मिका के पेट पे रखता है। मिका प्रेग्नेंट है, तो शायद डिएगो को लगता है कि उसके पापा उसकी औलाद बनकर पैदा होंगे, और ये बहुत इमोशनल सीन होता है दोस्तों। इसी पे ये कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।